इन दोनों को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ये है भूल भुलैया की मंजुलिका और ये है लगे रहो मुन्ना भाई के मुन्ना भाई। अब आप इन्हें एक बार ध्यान से देखिए। क्या इन दोनों को आपने सिर्फ मूवीज में ही देखा है? आर यू श्योर आपने इनको घरों में, रिश्तेदारी में, गली कॉलोनी या अपनी सोसाइटी में नहीं देखा? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और आज के इस वीडियो में हम अपने घरों में, रिश्तेदारी में या फिर सोसाइटी में छुपे हुए इन मंजुलिकाओं और मुन्ना भाइयों पर बात करेंगे। आपने पक्का कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसी बातें सुनी होंगी कि XYZ में माता आ गई या उसमें पित्र आ गए या उसे भूत बाधा हो गई। आपने सुना, राधा को बाधा हुई है मंजुलिका की। लेकिन इन सब का मतलब क्या होता है? क्या एक्चुअली कोई डिवाइन एंटिटी, देवी देवता या भगवान उसके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, या उनके किसी पूर्वज की आत्मा जिसको शांति नहीं मिली वो इनके शरीर में आके कुछ कहना चाह रही है, या फिर किसी गलत जगह चले जाने से या कोई शापित चीज छू लेने से इनमें कोई भूतनी की आत्मा घुस गई। और यही नहीं, अक्सर आपने देखा होगा कि इन सबको क्वेश्चन करने के बजाय लोग ऐसे डिल्यूजन्स को सपोर्ट करने लग जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं, उनसे लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मांगने लग जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इन सब में और मंजुलिका और मुन्ना भाई में क्या कॉमन है। मुन्ना भाई के साथ आखिर हुआ क्या था? उसने कई दिन तक गांधी जी के ऊपर बुक्स पढ़ी, जिसके कारण उसके दिमाग में उनकी एक बहुत पावरफुल इमेज बन गई। वो इमेज इस हद तक स्ट्रांग थी कि वो लिटरली उनको अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। क्या कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ नहीं हो रहा जिनको भूतनी या भूत दिखाई देते हैं? वो भूतों की कहानियां, किस्से बचपन से इतनी बार सुनते आ रहे होते हैं कि उनके दिमाग में भूत की वो इमेज उतनी स्ट्रांग क्रिएट हो जाती है जितनी स्ट्रांग मुन्ना भाई के दिमाग में गांधी जी की क्रिएट हो गई थी। इतनी स्ट्रांग कि वो लिटरली उसको अपने सामने देख पाते हैं और सुन पाते हैं। अब मंजुलिका का केस अगर देखें तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली जब अवनी ने मंजुलिका की कहानी सुनी तो वो उससे इमोशनली इतनी ज्यादा अटैच हो गई कि दिन भर उसके बारे में ही सोचने लगी। ऐसे में उसके दिमाग में मंजुलिका की जो इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी क्रिएट हो गई थी ना, वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी पर हावी होने लग गई। उसकी जो रियल पर्सनैलिटी थी उसके ऊपर मंजुलिका की पर्सनैलिटी हावी होने लगी। मंजुलिका की पर्सनैलिटी ने अवनी की पर्सनैलिटी को हटाकर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। क्या कुछ ऐसा ही उन लोगों के साथ नहीं हो रहा जिनमें माता आ जाती है, जो बिल्कुल ढोंगी एक बार उनको साइड में कर देते हैं, तो बचे हुए लोग जो एक्चुअली माता के बहुत बड़े भक्त हैं, वो माता के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, इस कदर कि उनके दिमाग में माता की एक बहुत स्ट्रांग इमेज बन गई। एक तो इतनी स्ट्रांग इमेज, ऊपर से इतने टाइम तक हाई फोकस रखना माता के ऊपर, माता की पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हावी हो जाती है और उनके दिमाग को हाईजैक कर लेती है। और कुछ ऐसा ही पितृ के केस में भी हो रहा है। इन मूवीज में ये सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, बट इन मूवीज को जब लोग देखते हैं तो इनसे सीख लेने के बजाय वो बस फ्यूटाइल एंटरटेनमेंट पर ही पूरा फोकस रखते हैं। अब ये सब तो था मूवीज से जो हम रिलेट करके सीख सकते हैं, पर अब हम देखते हैं कि मेडिकल साइंसेस के बारे में क्या कहती है। देखिए, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हम सब अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग पर्सनैलिटी सामने रखते हैं। हम घर वालों के सामने अलग और फ्रेंड्स के सामने अलग बिहेव करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये अलग अलग पर्सनैलिटीज आपस में लिंक्ड ना हो। इसे कहते हैं डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको आपने कई मूवीज में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी सुना होगा। इसमें होता यह है कि एक इंसान में अलग अलग पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करने लग जाती हैं जो कि आपस में लिंक्ड नहीं होती। नॉर्मल केसेस में किसी के सामने क्या पर्सनैलिटी रखनी है ये हमारे ही कंट्रोल में होता है, लेकिन डीआईडी के केस में ये पर्सनैलिटीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, उल्टा ये दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। और ज्यादातर केसेस में एक पर्सनैलिटी जो करती है उसका दूसरी पर्सनैलिटी को कुछ भी पता नहीं होता। इसीलिए इसे डिसोशिएटिव कहते हैं, मतलब जो आपस में जुड़ा हुआ ना हो। मंजुलिका के केस में
और ये जो भी लोग जिनके अंदर पितर आ जाते हैं या आत्माएं आ जाती है, माता आ जाती है, इन सब की यही कंडीशन है। मोस्टली ये फैमिली के उन मेंबर्स को होता है जिनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का उतना मौका नहीं दिया जाता, या फिर जिनके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स ना हो, तो लंबे समय तक अपने आप को एक्सप्रेस ना करने के कारण, ऐसे सप्रेस्ड लाइफ के कारण उनके अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो फट के बाहर निकलता है डीआईडी के फॉर्म में। ये सप्रेस्ड लाइफस्टाइल के अलावा अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत लंबे समय तक ट्रॉमा भी झेल रहा होता है, तो उसका दिमाग अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना लेता है अलग अलग पर्सनैलिटीज के लिए। तो ऐसे में एक पर्सनैलिटी ने जो ट्रॉमा झेला है उसको अलग रखने के लिए, उस ट्रॉमा को बार बार रिवाइज ना करने के लिए वो दिमाग खुद इंचार्ज सौंप देता है दूसरी पर्सनैलिटी को, और वो दूसरी पर्सनैलिटी पहली पर्सनैलिटी के साथ हुए हुए किसी भी ट्रॉमा को याद नहीं रख पाती, और ऐसे में वो दिमाग अपने आप को उस ट्रॉमा से बचा लेता है। आप खुद सोच के देख लीजिए, घर में दो बहुएं हैं, एक है बॉम्बे की रिच सोसाइटी में पली बड़ी, आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, जिसके घर में बहुत रिस्पेक्ट है और घर में हर बड़े मुद्दे पर उसकी एडवाइस ली जाती है। दूसरी बहू है 12th फेल, गांव में पली बड़ी, जहां उसने बचपन में भूतों की और झाड़ फूक की बहुत सारी कहानियां सुनी। घर में इसे कोई भी एडवाइस नहीं लेता, और इसका पति भी इसको बात बात पर घर की दूसरी बहू से कंपेयर करके नीचा दिखाता है। क्या लगता है, पितृ किसमें आएंगे? एक्चुअली यहां पर कोई आत्मा है ही नहीं जो बाहर से आकर इनके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये दिमाग का एक सेल्फ कोपिंग मैकेनिज्म है, जिसमें वो एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है और विलिंगली उसे चार्ज दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब दिमाग उस आइडेंटिटी के चार्ज में है उसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। जब वो पितृ के वश में हो जाते हैं तब घर के बड़े बुजुर्ग भी आके उस छोटी बहू को धोख देते हैं, और यही सब इसको बढ़ावा देता है। जैसा लगे रहो मुन्ना भाई में, मुन्ना भाई से वो डॉक्टर गांधी जी से रिलेटेड टफ सवाल पूछता है, और टफ सवाल का जवाब ना देने के कारण मुन्ना भाई को उसकी बीमारी का पता चलता है। वो डॉक्टर इस तरीके से मुन्ना भाई को उसी की इस कंडीशन से अवगत करवाता है। वैसा ही कुछ करने के बजाय लोग उल्टा ऐसे केसेस में लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मांगने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे लड़का इसने एग्जाम दिए, इसका होगा या नहीं होगा, ये एक मेंबर है फैमिली की, ये बार बार बीमार होती रहती है, बताओ कोई दोष वोश है तो उसका इलाज बता दो। इस प्रकार के सब्जेक्टिव घटिया सवाल पूछते हैं, और ऐसे लोगों का इलाज कराने के लिए लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाते हैं, और काफी बार वहां जाके उन्हें लाभ भी होता है। पर वो इसीलिए होता है क्योंकि वो खुद भी कन्विंस्ड है, जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, वो खुद भी इस बात से कन्विंस्ड है कि उसके अंदर आत्मा आ गई है। साथ ही उसे उस बाबा पर भी पूरा भरोसा है, उस बाबा के प्रताप पर पूरा भरोसा है कि जैसे ही बाबा कोई मंत्र बोलेंगे उसके अंदर से वो आत्मा चली जाएगी। अगर उसका दिमाग ऑलरेडी कन्विंस्ड है तो इलाज तो हो गई, क्योंकि अंततः ये जो सब कुछ हो रहा है वो हो तो दिमाग के अंदर ही रहा है। ये प्रॉब्लम तो दिमाग की है, बस दिमाग को कन्विंस करने की देर है कि अब वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। कोई रियल भौतिक समस्या है ही नहीं, दिमाग के अंदर की समस्या है। जैसे ही दिमाग कन्विंस होगा प्रॉब्लम सॉल्व। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं राजस्थान के एक मंदिर मेहंदीपुर बालाजी में। यहां पर दिन में हजारों ऐसे केसेस आते हैं, पर इन्हें आप एक बार ध्यान से देखिए। यहां पर ज्यादातर महिलाएं आती हैं, और इनमें से एक भी आपको जीन्स टी शर्ट या गाउन पहनी नहीं मिलेगी। मिलेंगी तो ज्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड वाली माताएं और बहनें, जिन्हें बचपन से ही भूतों की उल्टी सीधी कहानियां सुनाई गई हैं, झाड़ फूक में विश्वास करवाया गया है। पेट्रियार्कल समाज ने अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया, और फाइनली गुड क्वालिटी एजुकेशन की एब्सेंस में उनकी यह दुर्दशा हो गई। और इसके अलावा ये जिन लोगों में माता आ जाती है उनकी कंडीशन को हाइपर रिलीजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं और बचपन से ही ऐसे किस्से कहानियां सुनते आते हैं, अक्सर उनमें ही ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजियस होना एक डिसऑर्डर है। हमारे देश में खूब सारे रिलीजियस लोग हुए हैं, जैसे कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, स्वामी रामानुजन जी,
संत रविदास जी, स्वामी विवेकानंद जी, पर इनमें से कभी भी किसी को कोई माता नहीं आई। माता की आराधना करते हुए भी इन लोगों ने अपने दिमाग में माता की ऐसी कोई इमेज क्रिएट नहीं होने दी जो इनकी खुद की पर्सनालिटी पर हावी हो जाए और इनके दिमाग पर कब्जा कर ले। सीधे शब्दों में अगर बोले तो इन्हें हाइपर रिलीजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं था, आपके उस रिश्तेदार की तरह जिसको हर साल नवरात्रि में माता चढ़ जाती है। लाइक आप एक बार सोच के देखिए, अगर कोई इंसान है जो कि बिल्कुल भी साइंटिफिक माइंडसेट का नहीं है, वो 9 दिन तक भूखा रहे, ऐसे एनर्जी डेफिसिट के केस में वो दिन भर पूजा कर रहा है, सुबह शाम उसके दिमाग में माता 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 यही नाम जप हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? माता ही आएगी, पोकेमॉन तो आएगा नहीं। अब ये सब कुछ आप लोग अपने आजू बाजू होता हुआ देख रहे हैं, अपनी ही सोसाइटीज में होता हुआ देख रहे हैं और फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। आखिर क्यों? एक्चुअली हम इसकी सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं, और इसकी सीरियसनेस को समझने के लिए हम बुरारी मर्डर की केस स्टडी लेते हैं। शॉर्ट में आपको समझाता हूं हुआ क्या था इस बुरारी मर्डर केस में। दिल्ली के एक घर में 11 मेंबर्स थे। छोटे भाई ललित के अंदर उसके पिता की आत्मा आती थी और उसके थ्रू वो घर के सभी मेंबर्स को गाइड करती थी कि आखिर करना क्या है, क्या नहीं करना। एक दिन उसके पिता की आत्मा ने यह कहा कि यह दुनिया खत्म होने वाली है, पर तुम लोग चिंता मत करो, तुम सब मिलके बड़ पूजा करना और मैं तुम्हें आके बचा लूंगा। बड़ पूजा का मतलब था सब फांसी के फंदे से एक साथ लटक जाना और मैं तुम्हें लास्ट मोमेंट पर आकर बचा लूंगा। होना क्या था, सब के सब एक साथ गले में फंदा डाल के लटक गए और कोई बाबूजी उन्हें बचाने नहीं आए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जब पहली बार उनके घर में एक मेंबर ललित पे वो आत्मा आई थी तो किसी भी फैमिली मेंबर ने उसे रेजिस्ट नहीं किया, उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जैसे मुन्ना भाई से किया गया था। समय के साथ साथ यही बात बढ़ती रही और 12 साल तक कंटिन्यू होते होते यह बात यहां तक आ गई। इसे कहते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें अक्सर साथ रहने वाले कई लोगों को एक साथ एक ही भ्रम हो जाता है, वो सब एक ही डिल्यूजन में विश्वास करने लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बेवकूफ कौन होता है। स्टार्टिंग में तो ललित ने जब छोटी मोटी बातें कही होगी कि जैसे तुम ये पूजा कर लो, ये व्रत कर लो, उस मंदिर में जाके नारियल चढ़ा दो, तो तब तक तो सही था। पर जब उसने फांसी पर लटकने की बात करी होगी तो लोगों ने मान कैसे लिया? इतना पागल कौन होता है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ था, ये 12 साल की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा था। और ऐसा मत सोचना कि आप इसकी जगह होते तो ऐसे बेवकूफ कभी नहीं बनते। ललित जैसे मेंबर्स किसी के भी घर में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, बहुत खतरनाक होते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई ललित जैसा मेंबर है और फांसी पर लटकने के नाम पर आप उसको साफ मना कर दोगे, पर अगर जान लेने के लिए उसने फांसी के बजाय कोई और तरीका अपनाया तो, जैसे सभी घर वालों के खाने में जहर मिला दिया तो, तब आप कैसे बचाओगे? या फिर गाड़ी चलाते हुए अचानक गाड़ी को घुमा दिया तो? वो मेंबर जिसको आपने इग्नोर कर रखा है, जिसके अंदर ऐसे इश्यूज आते हैं, उस मेंबर के अंदर वो इशू किसी भी समय आ सकते हैं, खाना बनाते हुए आ सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए आ सकते हैं। और एक बार अगर उसने ऐसा व्यू पॉइंट सामने रख दिया, या फिर अगर मान लीजिए उसने ऐसा व्यू पॉइंट सामने नहीं भी रखा लेकिन उसके दिमाग में ऐसा व्यू पॉइंट चल रहा है सुसाइड जैसा, तो आप पकड़ोगे कैसे उसे? आप कुछ कर पाओगे उससे पहले तो वो रिएक्ट कर चुका होगा। तो समझदारी इसी में है कि ऐसे किसी भी इंसान को बढ़ावा देने के बजाय उसे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करवाया जाए।